चलो देखो क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, है ना, दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास, है ना। सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो सॉल्यूशन किसका बना है देखो। एक तो आपको दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, तो ये तो सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट के बारे में नहीं दिया है इसमें, सिर्फ सॉल्यूशन बोला। तो आप किसको ले लो, वाटर को। किसको ले लो, वाटर को। यहाँ पर क्या ले लो कि ये क्या है, सॉल्वेंट है। जनरली जो है सॉल्यूशन काहे से बनाते हैं, वाटर से ही बनाते हैं, है ना। तो सॉल्वेंट ले लिया हमने, क्या, वाटर। अब दे क्या क्या रखा है ये बताओ। देखो हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पता होने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, गिवन मास और मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास निकल जाएगा इसका, और वाटर का भी मोलिकुलर मास निकल जाएगा। अब गिवन मास का 20% से निकलेगा, कैसे बताओ। यहाँ पर अपन सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका। हमको निकालना है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, बताओ कैसे निकलेगा। 20 ग्राम है, हाँ ये बोल सकते हैं। 20% बाय मास है, मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, अगर सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो उसका 20% ये है, तो कितना हो जाएगा 20%, 20 ग्राम। तो डब्ल्यू और बी ऐसा लिख सकता हूँ, कितना आना चाहिए 20 ग्राम, है ना। यहाँ मान लो कि सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं अपन, सॉल्यूशन कितना ले रहे हैं 100 ग्राम, ठीक है। तो डब्ल्यू बी आ गया, एम बी का मतलब क्या होता है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पर ये है, इसका मोलिकुलर मास निकाल लिया होगा आपने। कितना आया 62, 62, ठीक है। कैसे निकाला पता है सबको, है ना। ये तो हो गया सॉल्यूट। अब चाहिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर। इसका गिवन मास बताना है अब आपको। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम तो ये हो गया, तो बचा कितना 80 ग्राम, ठीक है। और अब निकालना है आपको एम बी मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18। एम ए निकालेंगे, वेरी गुड, ध्यान से, है ना। कितना आएगा 18, ठीक है। तो अब इन दोनों की मदद से हम क्या निकालेंगे, एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास है 20, मोलिकुलर मास है 62। इसको सोल्व करो। फिर उसके बाद यहाँ से एन ए निकाल लो। एन ए हो जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए। डब्ल्यू है 80 और ये है 18, इसको निकालो, निकालो। 4.44 आएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 1/3, 0.33 के आसपास, 0.32, है ना। 20/62 है, तो 20/60 मान लो इसको। तो 20/60 मतलब 1/3, तो 1/3 0.33 होता है, तो मैंने 0.32 कर दिया उसको, ठीक है। और ये हो गया, इसको कर ही लोगे 4.4। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना है। तो एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। एन बी कितना है इसमें 0.32, 0.32 प्लस 0.44, तो 4.72। इसको सॉल्व करो तो बताओ क्या आएगा, 32 डिवाइड बाय 472। आया दीपक कि नहीं आया, नहीं आया, तू भी तो नहीं आया कल, तो तेरे को नहीं आया। पॉइंट में भी ला सकते हो, फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, चलेगा। 0.4, 0 पॉइंट के बाद एक जीरो और आएगा, फिर 6 8 है ये, है ना। और ठीक है। और अगर आपको बोले सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो, हाँ, तो 0.068, 0.07 ही हुआ वो है। फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो आप, क्या आया फ्रैक्शन में 4/59, ये भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे। हाँ, एक तरीका तो एन ए बाय एन ए प्लस एन बी कर दो, और एक और दूसरा तरीका 1 माइनस कर दो। कल ही बताया था कि एक्स बी प्लस एक्स से क्या होता है 1, तो 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 4/59, तो आ जाएगा 55 डिवाइड बाय 59, ठीक है। 0.9 के समथिंग कुछ आ जाएगा, 932, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आएगी,
इसकी यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती। ठीक है, लिखो। इससे पहले वाला आ गया था मोलिलिटी वाला। देखो अगला है पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पढ़ा कभी है? कभी सुना? कभी नहीं सुना? पीपीएम नहीं सुना कभी? देखो नाम से स्पष्ट है इसका, पार्ट्स पर मिलियन। बात हम सॉल्यूट की करते हैं हमेशा, तो कितने पार्ट सॉल्यूट का कितने मिलियन में है, पर मिलियन। पर मिलियन सॉल्यूशन पर कितना पार्ट सॉल्यूट है, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, समझ आया बात? नहीं, पर मिलियन पार्ट में, वो कुछ भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है। बस उसने बोला कि पर मिलियन पर कितने पार्ट है ये देख लो आप, उसको कहते हैं पीपीएम, है ना। देखते हैं इसको, पहले तो बताओ कि 1 मिलियन में कितने कितने जीरो लगते हैं? कितना होता है? 10। तो 10 की पावर 6, है ना। मतलब 10 की पावर 6 पार्ट पर कितने पार्ट हैं सॉल्यूट के, ये बताता है कौन? पीपीएम। जैसे मैंने बोला कि 2 पीपीएम, इसका मतलब क्या है? 2 पार्ट है सॉल्यूट का इन 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, है ना, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। अब ये कहाँ सुनना होगा तुमने? जब ठंड का 2 मिलियन नहीं, 2 पार्ट, सिर्फ 2। 10 की पावर 6 मिलियन में सिर्फ कितना है? 2 पार्ट। इसका मतलब ये है, ऐसे समझो इसको। कुछ भी हो सकता है, जैसे मॉलिक्यूल, 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है किसके? सॉल्यूट के। समझ आई बात? जहाँ पर क्या होता है कि जब सॉल्वेंट बहुत बड़ा अमाउंट में होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट में, और सॉल्यूट छोटा सा अमाउंट में होता है, तब उस यूनिट को, जैसे आप उसका परसेंटेज निकालने जाओगे ना, तो वो ऐसे निकलेगा 0.0002%। इसको निकालोगे ना 100% के हिसाब से निकालोगे, तो ये कितना आएगा पता है? 0.002%, ऐसे आएगा। तो उन्होंने क्या करा, इस 2 को बढ़ाने के लिए, ताकि 0.002% नहीं बोलना पड़े, इसके पार्ट को बढ़ा दिया, नीचे वाले पार्ट को, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिया। मतलब 10 की पावर 6 पर देख रहे हैं, 100 पार्ट पर हम नहीं देख रहे हैं, हम किस पर देख रहे हैं? 10 की पावर 6 पर। जैसा भी एग्जांपल बता दो तुमको, वो जब ठंड आती है तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ चैनल वाले चिल्लाते हैं, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो 500 से ऊपर पहुंच गई है, 500 पीपीएम से ऊपर पहुंच गई है, और ये बहुत डेंजर वाली बात है, ऐसा चिल्लाते हैं, है ना। तो सोचो अगर ये 500 क्वालिटी जो है वो तो खैर इतनी ऊपर पहुंच जाती है, अगर कम रहती है, जैसे जनरली हर जगह की होती है 140 पीपीएम के आसपास एयर क्वालिटी। मतलब क्या इसका, कि एयर के 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल में पॉल्यूशन कितना है? 140। समझ आए? एयर के 10 की पावर 6 मिलियन पार्ट में पॉल्यूशन है 140। अगर इसको परसेंटेज में निकालते ना, तो ये आता 0.14%। तो ये ऐसा बोलने में नहीं आता है 0.14, 0.002, 0.003%, है ना। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया? बड़ा बना दिया। जहाँ हम 100 पे देख रहे थे, अब काय पे देख रहे हैं? 10 की पावर 6 पर। तो आपको तो बस इतना याद रखना है, पीपीएम क्या होता है? 1 मिलियन पार्ट सॉल्वेंट में कितने मिलियन कितने पार्ट है किसके? सॉल्यूट के। सिंपल है ना। 6 पीपीएम में मतलब 6 पार्ट है 1 मिलियन पे, 10 पीपीएम मतलब 10 पार्ट है 1 मिलियन पे। ठीक है, ऐसे देखना, इस पर न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं आते। इसकी यूनिट भी होती है पीपीएम, और कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकते हैं, ग्राम भी हो सकता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, बस इसकी डेफिनेशन ही आती है और यूनिट आती है, न्यूमेरिकल नहीं आती। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हमने एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, जिसमें गैस इन लिक्विड पढ़ा था। 3 तरह के पढ़े थे, फिर उसमें लिक्विड, लिक्विड वाले में गैस इन लिक्विड, है ना। तो उस टाइप के सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि गैसेस की लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी कितनी होती है। मतलब होता क्या है कि हर गैस की सोल्यूबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन बहुत अच्छी सोल्यूबिलिटी दिखाता है वाटर में, कोई दूसरी गैस की बात करें तो वो कम सोल्यूबिलिटी दिखाता है। तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन अच्छे से घुल जाती है, ज़्यादा अमाउंट में घुल जाती है, दूसरी गैस उतने अमाउंट में नहीं घुल पाती, ये इसका मतलब हुआ, है ना। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन है, इन्होंने क्या करा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या लिया है? लिक्विड, है ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है उसका, क्यूबिक सेंटीमीटर समझ गया ना, ऐसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इतने वॉल्यूम में क्या लिया? लिक्विड लिया लिया। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर रखा, कोई सा भी एक टेम्परेचर जो जनरली रूम टेम्परेचर होगा,
और एटमॉस्फेयर आपने रखा है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रेशर रखा है 1 एटमॉस्फेयर, जो कि रूम वाली होता है ना, जो जनरल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। रूम टेम्परेचर क्या लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का लिक्विड लिया, ठीक है। उसमें अलग अलग गैस को क्या करा, डिजोल्व करा। इस गैस को लेके आया, इसको अंदर घोला, ए को घोला, बी को घोला, सी को घोला, ठीक। तब हुआ क्या, और कहाँ तक घोलना है आपको, सेचुरेशन पॉइंट तक। सेचुरेशन पॉइंट याद है, मतलब क्या, जब जितना ज्यादा उसमें घुल जाए, मैक्स टू मैक्स जितना घोल सकते हो इस कंडीशन पर घोल दो, है ना। और देखो कितना कितना घुला, तो मान लो ये आया 2 ml गैस, इसका आया 3 ml, इसका आया 4 ml, इसका आया 5 ml। इन कंडीशंस पर ये गैस ऐसे ऐसे घुलती है, ठीक है। सबसे कम ये घुली, सबसे ज्यादा ये घुली। सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी किसकी हो गई, डी की, क्योंकि डी सबसे ज्यादा घुलती है। बस आपको सॉल्युबिलिटी ये तो समझ आएगा कि लिक्विड के अंदर गैस कैसे घुलती है, पर डेफिनेशन याद रखनी है 3 चीजें। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिक्विड रहेगा, मतलब इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम, है ना। टेम्परेचर क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर। प्रेशर क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैस को घोलना है कहाँ तक, सेचुरेटेड पॉइंट तक। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे बुक में आ जाएगी समझ। 4 पॉइंट है काम के। वॉल्यूम कितना रखना है लिक्विड का, 1 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर रखना है रूम टेम्परेचर। प्रेशर रखना है 1 एटमॉस्फेयर। और सेचुरेशन तक उसको घोलते जाना है, डिजोल्व करते जाना है। तो जितना अमाउंट आता है वो अमाउंट होता है क्या, सोल्यूबिलिटी। समझ आई बात, है ना। हाँ, हर गैस का अलग आएगा हमेशा, क्योंकि उस गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ गैस अच्छे से घुल जाएगी, कुछ नहीं घुल पाई, ठीक है। समझ आई बात, है ना। अब जैसे क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई गैस कम घुल रही है, कोई ज़्यादा घुल रही है, तो उसके कुछ फैक्टर्स है जिस पर वो डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं अपन। फैक्टर्स जिस पर कि कौन डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी, है ना। किसी गैस की अच्छी है, किसी कम है, क्यों है, वो फैक्टर रहते हैं कुछ, है ना। तो पहला है नेचर ऑफ गैस। क्या है नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे घुलेगी, अच्छी घुलेगी कि नहीं घुलेगी। तब इसमें क्या होता है, 2 टाइप के गैस होती है, देखो पता। एक तो आयनाइज होने वाली गैस, है ना। कुछ गैस होगी जो लिक्विड में जाके आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज का मतलब आयंस में टूटना। मतलब कोई गैस डाली आपने, मान लो ए, तो वो A+ और A- आयंस में टूट गई। जैसे लिक्विड में डाला और टूट गई, है ना। कुछ गैसेस ऐसी होगी तो जो आयंस में टूट जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जो आयंस में नहीं टूटती उनकी सॉल्युबिलिटी खराब होती है, ठीक है। जो भी गैस आयंस में घुल जाए, आयंस में टूट जाए घोलने पर, उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और जो आयंस में नहीं होगा उनकी सॉल्युबिलिटी खराब रहेगी। आपको यही बताना है फैक्टर्स में। नेचर ऑफ गैस लिखना है, बताना है कि जो गैस आयनाइज हो जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, जो गैस आयनाइज नहीं हो जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, नेचर ऑफ, अच्छा बताओ यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, पहले तो ये बताओ। ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, लिक्विड है ना। लिक्विड में तो घोल रहे हैं अपन, तो लिक्विड जो है उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। भाई गैस का तो आपने देख लिया, अब दूसरा क्या बचा, लिक्विड। किस लिक्विड में घोल रहे हो इस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है पोलर और एक नॉन पोलर। अब इसका क्या मतलब होता है, पोलर का मतलब ऐसा लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल में प्लस माइनस होता है ना। ऐसा लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, प्लस माइनस के चार्ज होते हैं, तो उसमें पोल्स बन जाते हैं। ये एक पोल, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। सब में नहीं रहते हैं ऐसे, हर लिक्विड में नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो पोलर टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन पोलर टाइप के होते हैं। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल में कभी भी प्लस माइनस चार्ज नहीं बनता, लेकिन वाटर में बन जाता है। वाटर में OH- और H+ इस तरह के आयंस होते हैं वाटर में। लेकिन जो एल्कोहल हो गया, इस तरह के जो सॉल्वेंट लिक्विड हुए उसमें क्या होते हैं, आयंस नहीं बनते, वो नॉन पोलर टाइप के रहते हैं, है ना। तो नॉन पोलर में तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो जो आयनाइज वाली गैसेस हैं वो इसमें अच्छे से घुल जाएगी, नॉन पोलर वाले में नहीं घुलेगी। और जो नॉन आयनाइज होने वाली गैसेस हैं वो किस में अच्छे से घुलेगी, नॉन पोलर में। और आयनाइज होने वाली किस में घुलेगी, पोलर में। ये यहाँ पे लिख के बताना है कि पोलर में आयनाइज होने वाली गैस घुल जाएगी, नॉन पोलर में वो नहीं, नॉन आयनाइज वाली जो आयनाइज नहीं होगी, ये आपको वहाँ बताना रहेगा, ठीक है। ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर है। देखो इसलिए तो अपन ये सब चीजें कांस्टेंट करिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब। अब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि गैस कैसे घुलेगी। अब आपने वो देखे हैं कोल्ड ड्रिंक, है ना। ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, उसमें अच्छे से क्या होती है, वो गैस डिसॉल्व होती है ना। तो टेम्परेचर जितना कम रहता है सोल्यूबिलिटी क्या होती, अच्छी होती है ना। और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना तो ऑटोमेटिक, जैसे मान लो ये है लिक्विड है, इसमें आपने 5 ml की गैस घोल दी, ठीक। टेम्परेचर कुछ रख रखा है, टेम्परेचर बढ़ा दो, आप इसको गर्म कर दो, तो ऑटोमेटिक जो घुली हुई गैस है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल के आ जाएगी।
और उसका अमाउंट कम होने लग जाएगा तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो टेम्परेचर हो गया, आसान सी बात थी। चौथा था प्रेशर। अब तुम बताओ, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो सोलिबिलिटी अच्छी रहेगी कि प्रेशर कम रहेगा तो सोलिबिलिटी अच्छी रहेगी? प्रेशर, लिक्विड के ऊपर आपने कितना प्रेशर लगा रखा है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा, उसी से बताओ, कोल्ड ड्रिंक वाले से प्रेशर ज्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी कम। बताओ। सभी बताओ, सोचो। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को जब अपन ओपन करते हैं उसके, हाँ, तो प्रेशर कम हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है? कम होता है। कम हो जाता है। तो वो क्या हो जाती है, उससे गैस बाहर आने लग जाती है, आने लग जाती है। तो मतलब प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात। प्रेशर का मतलब है दबाव, तो आप क्या कर रहे हो, गैस को प्रेशराइज कर रहे हो लिक्विड के अंदर डालने के लिए, सीधी सी बात है। तो प्रेशर ज़्यादा तो सोलिबिलिटी ज़्यादा। तो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा गैस घुली रहे, और टेम्परेचर कम होता है ताकि ज़्यादा गैस घुली रहे। समझ आई बात है? तो सोलिबिलिटी में 4 फैक्टर थे, 2 चीज़ें, एक तो गैस और एक वो लिक्विड, है ना। गैस अगर आयनाइज हो जाती है तो अच्छी सोल्यूबल है, आयनाइज नहीं होती है तो सोलिबिलिटी कम। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर और नॉन पोलर, पोलर में पोलर वाली या फिर आयनाइज वाली घुल जाएगी, नॉन पोलर में जो आयनाइज नहीं होगी वो घुल जाएगी। तीसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर कम तो सोलिबिलिटी ज़्यादा, और प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा तो सोलिबिलिटी ज़्यादा। ये 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है, समझ आई बात, है ना। बताओ सोलिबिलिटी क्या होती है? गैस की लिक्विड में घुलने की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये देखो, ये मैंने एरो बनाया, मतलब ये है अमाउंट, है ना। किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ गैस। तो सबसे पहली बात तो सोलिबिलिटी है क्या? अमाउंट ऑफ गैस। क्या है? अमाउंट ऑफ गैस है। कितनी? कि वो इस पे कितनी घुल जाए, वो है ना। इस कंडीशन पर अमाउंट ऑफ गैस को क्या बोलोगे? सोलिबिलिटी। तो वो है क्या? अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, सोलिबिलिटी प्रॉपर्टी तो है ही सही, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? अमाउंट ऑफ गैस। उससे तो डिसाइड करेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस होगी तो सोलिबिलिटी अच्छी होगी, कम होगी तो बेकार होगी। ठीक है, समझ आया कुछ कि नहीं आया? नहीं आया? अमाउंट ऑफ गैस अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा है तो सोलिबिलिटी क्या है? ज़्यादा है ना। और अमाउंट ऑफ गैस कम है तो सोलिबिलिटी। नहीं तो ये सब अमाउंट उसका कम ही आएगा ना, जो सोल्यूबल नहीं होगी उसका अमाउंट बहुत कम आएगा। हाँ, देखोगे ना आप उसमें कि इस कंडीशन पे उसको घोलोगे, सेचुरेशन पे पहुंचाओगे, तभी तो अमाउंट निकल के आएगा। चेक कर करके देखोगे, ऑक्सीजन अच्छी घुल गई, दूसरी ये नहीं घुली, नाइट्रोजन ये भी नहीं घुली, बहुत कम घुली, इसकी सोलिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो अमाउंट से देख रहे हैं ना अपन, किससे देख रहे हैं? कंपेयर किससे कर रहे हैं? अमाउंट से। कंडीशन को फिक्स कर दिया और कंपेयर कर रहे हैं अमाउंट। ठीक है, समझ आया? एक बार डेफिनेशन है बुक क्या, तो पढ़ लो, ये इसमें से पढ़ लो डेफिनेशन।